जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में करेंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा जो होमवर्क दिया गया है पेज नंबर कितना है तो 61 से जो है ना 65 तक दिया गया है। ठीक है, सर के द्वारा होमवर्क। और इसके पहले जितने भी सर के द्वारा होमवर्क दिया गया है वो सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप जो है ना प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, राहुल स्टडी ग्रुप पे जिस पे आप क्लास देख रहे हैं प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास जो है ना मिल जाएगा। करेंट अफेयर्स का, क्वेश्चन बैंक का और जितने भी सर के द्वारा होमवर्क दिया जाता है सारा जो है ना आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी क्लास छूटा हुआ है आप विश्वास रखिएगा, आपको सारा क्लास जो है ना अपलोड कर दिया जाएगा। या तो होमवर्क सीरीज का जो सेट टेस्ट होता है उसका भी कुछ क्लास आप इधर अपलोड करना है, वो सारा जो है ना आपको क्लास मिल जाएगा। बस विश्वास रखिए। थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम है, मम्मी का थोड़ा ना तबीयत ख़राब है, इसलिए उसी चक्कर में ना थोड़ा बिजी इधर 2-3 दिन से ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इसलिए जो है हम आपको क्लास नहीं दे पा रहे हैं। बाकी जो है ना इसके लिए मैराथन क्लास जो भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, रात में जग करके जो आपको क्लास हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस विश्वास रखिए। और बाकी जो है ना सभी पीडीएफ का जो मतलब क्लास का जो पीडीएफ है, क्लास नहीं भी आया तो सारा जो है ना पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो अगर आप उससे जुड़े होंगे तो आपको सारा जो है ना पीडीएफ आपको होमवर्क का मिल गया होगा। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 15,000 प्लस लोग हैं, लगभग 16,000 लोग हैं। उसी को ज्वाइन करके जो है ना आप वहाँ पे सारा अपडेट जो है ना सारा क्लास पीडीएफ सारा आपको होमवर्क सारा आपको उसी पे मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आपको पूरा टेलीग्राम से बोल रहे हैं, आपको हट के कंटेंट आपको वहाँ पर दिया जाता है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी जिनको जी है ना जो जिनको मतलब प्रॉपर्ली तरीके से होमवर्क और घटना चक्र जो भी होमवर्क चाहिए कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, बाकी होमवर्क कंप्लीट करना है, घटना चक्र बुक पढ़ना है, तो उन सभी के लिए जो है ना आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो राहुल स्टडी ग्रुप की तरफ से जो है ना होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच जो चलाया जा रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन हैं, एक बार अगर ज्वाइन करके देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार उसमें जो है ना करवाया जाता है। आप उस ग्रुप में ज्वाइन होकर के जो है ना सारे जो सर के द्वारा जो होमवर्क दिया जाता है आप अच्छे से जो है ना एक कंप्लीट वे में आप सारा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए, बहुत ही फ़ायदा होगा। सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप पे, आप वहाँ से पढ़ करके या तो कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। बाकी बेहतरीन से तरीके से जो है उस ग्रुप में करवाया जा रहा है, और वो ग्रुप जो है ना बिहार दरोगा पीटी एग्जाम से चलेगा। अभी मान लीजिए ड्यूटेरिया का आया है, अगली बार कुछ दिन के बाद आपका प्लेटफॉर्म का आएगा, फिर ज्ञान बंधु का आएगा, वो सभी क्लास आपको जो है ना उसमें आपको मिलते रहेगा। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी आगे देखिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग बस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए, आपका सारा जो है ना होमवर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा। तो देखिए ये जो पेज नंबर है ना, पेज नंबर कितना है तो 60 है, लेकिन 60 तक तो करवा चुके हैं। ये सारा डेटा था, तो कुछ डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा बिहार दरोगा संबंधित। बाकी जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना बस उसको ध्यानपूर्वक रखिए। ठीक है, बाकी आपका उसी से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए थोड़ा सा डेटा इसमें भी है, बाकी इसको देख लीजिएगा। बाकी हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए पहला जो टॉपिक है ना पाम भुगतान तकनीक है। क्या है तो पाम भुगतान तकनीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है पाम भुगतान तकनीक जो है ना ये क्या है, तो कह रहा है टेंसेंट की U2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब ने पाम भुगतान तकनीक विकसित की है। अब वर्तमान में यह तकनीक चीन के कुछ मेट्रो स्टेशनों, बड़े खुदरा दुकानों और रेस्तरां में क्या है उपलब्ध है। और इसे जून 2023 में जो है ना बीजिंग के क्या है चीन के बीजिंग शहर में जो है ना लॉन्च किया गया था। ठीक है, पाम भुगतान तकनीक आगे कह रहा है क्या है पाम भुगतान तकनीक, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि यह एक बायोमेट्रिक पेमेंट तकनीक है। जो पाम भुगतान तकनीक है ये क्या है तो बायोमेट्रिक पेमेंट तकनीक है, जो लेन देन को जो है ना अधिकृत करने के लिए किसी व्यक्ति की हथेली की अनूठी विशेषताओं जैसे कि नस के पैटर्न और सतह की बनावट का क्या करती है उपयोग करती है। ठीक है, आगे कह रहा है इस तकनीक में सामान्यतः इंफ्रारेड सेंसर अथवा कैमरों का जो है ना उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि हथेली को स्कैन करके उपयोगकर्ता भौतिक कार्ड या मोबाइल डिवाइस के बिना तीव्र एवं सुरक्षित रूप से क्या है भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है एशियाई विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को जो है ना $162 मिलियन का ऋण मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि कौन सा मतलब राज्य को जो है ना एशियाई विकास बैंक के द्वारा मतलब किस राज्य को है $162 मिलियन का ऋण दिया गया, किसको दिया गया हिमाचल प्रदेश को दिया गया। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश को $162 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। और इस ऋण जो है ना इस ऋण से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का विकास जो है ना किया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है यह हिमाचल प्रदेश सरकार की सतत और समावेशी पर्यटन विकास परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए क्या है दिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो कह रहा है यह जो है ना एशिया प्रशांत क्षेत्र पर
केंद्रीय क्षेत्रीय क्या है, बहुसंख्यक संस्था है। तो एशियाई विकास बैंक के बारे में बोल रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है और यह सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को क्या करती है, ऋण प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एशियाई विकास बैंक का स्थापना जो है ना कब हुआ था, तो 1966 में स्थापना हुआ था। इसमें सदस्य का बात करें कितना है, तो 68 है। इसका मुख्यालय बोलेगा मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष बोलेगा एशियाई विकास बैंक के कौन है, तो मासातसुको अस्कावा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का महारत्न का दर्जा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो है ना महारत्न का दर्जा मिला है। तो इसके बारे में कह रहा है अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न कंपनी का जो है दर्जा मिला है। ठीक है, जिसमें अब महारत्न कंपनियों की कुल संख्या बोलेगा तो कितना हो गई, 14 हो गई। तो वर्तमान में जो है ना महारत्न कंपनी का जो है संख्या कितना है, तो 14 है। और 14वां बोलेगा तो कौन सा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि भारत में महारत्न कंपनियों की सूची 2024 में कौन कौन है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड है, चौथा गेल इंडिया लिमिटेड है, और पाँचवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और छठा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और सातवां का बात करें NTPC लिमिटेड है, और आठवां का बात करें तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, और नौवां का बात करें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये सभी जो है ना महारत्न कंपनियाँ हैं। ठीक है, और 10वां का बात करें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और 11वां का बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और 12वां का बात करें तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, और 13वां का ऑयल इंडिया लिमिटेड, और लास्ट जो है ना 14वां कौन सा है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ठीक है, ये सभी जो है ना 14 महारत्न कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए इसी बारे में पॉइंट कर रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के बारे में बोल रहा है कि इसके बारे में क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है ना कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यह एक सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय एरोस्पेस और रक्षा फर्म है, और यह भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, तो कार्यरत है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 23 दिसंबर 1940 को स्थापना हुआ था। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अगर मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, बेंगलोर में है। आगे कह रहा है यह विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में क्या है, तो एक है। ठीक है, आगे देखिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी देखिए। तो कह रहा है हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL, रेलटेल और सतलुज जल विद्युत निगम को नवरत्न का दर्जा दिया गया। और विदित हो कि रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है, और देश का सबसे बड़ा क्या है, तटस्थ दूरसंचार क्या है, सेवा जो है ना प्रदाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भारत में नवरत्न कंपनियों की सूची दिया हुआ है। आगे इसके पहले देखिए महारत्न का, अभी क्या है नवरत्न कंपनी का क्या है, तो सूची है। तो कंपनी का नाम दिया हुआ देखिए, पहला अगर बात करें कौन सा है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है BEL, और दूसरा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और तीसरा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है EIL, और चौथा क्या है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL है, और पांचवा बोलेगा तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड या नाल्को है, नाल्को बोल सकते हैं, और छठा बोलेगा नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और सातवां बोलेगा तो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और आठवां बोलेगा तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, NMDC, और नौवां बोलेगा तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, और 10वां बोलेगा तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और 11वां बोलेगा तो रेल विकास लिमिटेड है, रेल विकास निगम लिमिटेड, और 12वां बोलेगा तो NGC है OVL, और 13वां बोलेगा तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, और 14वां नंबर बोलेगा कौन सा है, IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड, और 15वां नंबर का बोलेगा तो राइट्स है, क्या है RITS राइट्स लिमिटेड है। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी एजेंसी लिमिटेड IREDA क्या है, तो नवरत्न ही है। ठीक है, और आगे देखिए नेक्स्ट है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और नेक्स्ट है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, और नेक्स्ट है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और नेक्स्ट है 20 नंबर क्या है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और 21वां क्या है रेलटेल, और 22वां क्या है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और 23वां क्या है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है भारत खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल। कह रहा है कि भारत खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में क्या हुआ, शामिल हो गया। तो इसके बारे में कह रहा है कि हाल ही में भारत आधिकारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल हुआ है। ठीक है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज मतलब क्रिटिकल मिनरल आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने में वैश्विक सहयोग को क्या करना, मजबूत करना है। आगे कह रहा है कि खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क खनिज सुरक्षा भागीदारी
एमएसपी की वित्त पोषण जो है संबंधी एक क्या है तो नई पहल है। इस वित्त नेटवर्क का उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र और यूरोप के संस्थानों को एक साथ लाकर सहयोग, सूचना विनिमय और सत जो है सह वित्त पोषण को क्या करना, बढ़ावा देना है। ठीक है। आगे कह रहा है खनिज सुरक्षा भागीदारी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है खनिज सुरक्षा भागीदारी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए क्या है महत्वपूर्ण खनिजों और धातुओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर क्या है केंद्रित एक ढांचा है। इसकी स्थापना बोलेगा 2022 में अमेरिका द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आरबीआई द्वारा भुगतान प्रणाली में सुधार। आरबीआई द्वारा भुगतान प्रणाली में जो सुधार हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है अक्टूबर 2024 में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। को कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में एकीकृत भुगतान प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई जो है ना 123 एवं यूपीआई लाइट लेन देन की सीमा में क्या की वृद्धि की घोषणा की है। तो कह रहा है क्या है यूपीआई 123, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि मार्च जो है ना यूपीआई 123 मार्च 2022 में फीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया और वर्तमान में यह जो है ना 12 भाषाओं में क्या है उपलब्ध है। आगे कह रहा है यूपीआई 123 पे फीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जो सुरक्षित तरीके से यूपीआई भुगतान सेवा का क्या करता है उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। आगे कर अभी तक यूपीआई 123 पे में प्रति लेन देन की सीमा जो है 5,000 रुपया तक सीमित थी। इसके बाद इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है ना आरबीआई ने हितधारकों के परामर्श से प्रति लेन देन की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपये जो है ना कर दिया गया। ठीक है। आगे कह रहा है यूपीआई लाइट के बारे में। तो कह रहा है यूपीआई लाइट एक नया भुगतान समाधान है जो 500 रुपये से कम मूल्य के लेन देन को संसाधित करने के लिए विश्वसनीय एनपीसीआई कॉमन लाइब्रेरी एप्लीकेशन का लाभ उठाता है और यह समाधान समानता अनुपालन एवं सिस्टम स्वीकृति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मोबाइल फ़ोन के मौजूदा यूपीआई को सिस्टम प्रोटोकॉल का क्या करता है पालन करता है। आगे कह रहा है आरबीआई ने यूपीआई लाइट के माध्यम से प्रति लेन देन की सीमा को 500 रुपया बढ़ाकर जो है ना कितना कर दिया तो 1,000 रुपया और यूपीआई लाइट वॉलेट की जो है ना क्या कर दिया तो कुल सीमा 2,000 से बढ़ाकर जो है ना 5,000 रुपया करने की जो है निर्णय लिया। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्वच्छ एवं निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता। स्वच्छ एवं निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता के बारे में कह रहा है कि हाल ही में भारत ने स्वच्छ एवं निष्पक्ष अर्थव्यवस्था क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी पर अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF के समूह समझौते पर क्या किया हस्ताक्षर किए और इस समझौते के 2 भाग हैं, स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता एवं क्या है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता। ठीक है। आगे कह रहा है कि स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता जो है ना क्या है तो कह रहा है यह समझौता स्वच्छ ऊर्जा विकास और जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी की तैनाती को जो सुविधाजनक क्या करता है बनाने पर केंद्रित करता है। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए IPEF भागीदारों के प्रयासों में क्या करना है तेजी लाना है। ठीक है। आगे कर यह समझौता नवोन्मेषी रणनीतियों के विकास पर जोर देता है तथा टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के समर्थन के लिए सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहयोग को क्या करता है बढ़ावा देता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता क्या है तो कह रहा है यह समझौता भ्रष्टाचार रोधी उपायों को मजबूत करने और सदस्य देशों के बीच कर जो है ना मतलब टैक्स पारदर्शिता बढ़ाने पर क्या करता है केंद्रित है और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता सदस्य बाजारों में व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी व पूर्वानुमति कारोबारी वातावरण बनाने पर क्या करता है तक केंद्रित है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, श्वेत क्रांति 2.0। श्वेत क्रांति क्या है 2.0 तो कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। तो क्या है श्वेत क्रांति 2.0, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है श्वेत क्रांति 2.0 की महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है और इसके तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में जो है ना 50% की वृद्धि करना है। ठीक है। आगे कह रहा है कि सहकारी समितियों द्वारा की जाने वाली खरीद को वर्तमान 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 1 लाख जो है ना ये 1,000 लाख लीटर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि सहकारी समितियों द्वारा की जाने वाली जो खरीद की जो वर्तमान जो है 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर क्या है तो 1,000 लाख लीटर जो है ना करना है। ठीक है। आगे कह रहा है कि यह नई पहल महिलाओं को सशक्त बनाने व कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और मजबूत करने में क्या है सहायक ले होगी। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है श्वेत क्रांति 2.0 के प्रमुख स्तंभ क्या है।
श्वेत क्रांति 2.0 के प्रमुख स्तंभ क्या है? तो पहला क्या है? तो महिला किसानों को सशक्त बनाना। दूसरा क्या है? स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ाना। और तीसरा क्या है? डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। और चौथा क्या है? डेयरी उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे देखिए। आगे दिया हुआ वित्त पोषण। वित्त पोषण इसका क्या है? तो प्रारंभिक रूप से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल जो है ना डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB अपने स्वयं के संसाधनों से जो है ना संसाधनों से इस पहल को क्या की वित्त पोषित करेगा। ठीक है, आगे देखिए। ULI क्या है? तो जन धन आधार मोबाइल की त्रिमूर्ति और UPI के साथ अब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ULI का आगमन भारत के डिजिटल और आर्थिक आधारभूत संरचना में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, और ULI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाया गया एक नया प्लेटफॉर्म है और रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त 2023 को निर्बाध कर्ज प्रदान करने के लिए पायलट परियोजना के तहत पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म की स्थापना की घोषणा की थी, जिसे अब ULI जो है ना नाम दिया गया। ठीक है, आगे करा केंद्रीय बैंक के अनुसार डिजिटलीकरण के युग में क्रेडिट मूल्यांकन के लिए जरूरी डाटा भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए ताकि त्वरित और सुरक्षित कर्ज जो है ना वितरण को प्रोत्साहन मिले। आय कर ULI लाए जाने की कई वजह है और एक वजह तो यही है कि सरकार स्वरोजगार करने वाले ग्रामीण युवाओं और छोटे उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए जो है ना कटिबद्ध है, क्योंकि बदलते आर्थिक परिदृश्य ULI का तकनीक ढांचा सामान्य मापदंडों वाले एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब API से भी क्या है सुसज्जित है, जो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म के बीच बड़ी आसानी से जो है एक पुल बना सकता है। ठीक है, इसके चलते हर बैंक या संस्थान अलग अलग जटिल तकनीक नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो कह रहा है ना कि जो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म के बीच बड़ी आसानी से एक पुल बना सकता है, इसके चलते हर बैंक या संस्थान को अलग अलग जटिल तकनीक नहीं बनानी पड़ेगी और एकीकृत रूप से जो है ना डाटा साझा करना संभव हो सकेगा। और साथ ही इस्तेमाल जो है ना स्टार्टअप ULI पर जो है नया प्रयोग और नवाचार कर उसे जो है ना और भी ज़्यादा उपयोगी बना पाएंगे। जिस प्रकार UPI से पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे आदि का पूरा जो है ना फिनटेक इकोसिस्टम विकसित हुआ है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर के बारे में है। तो कह रहा है कि भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री क्या है, तो कह रहा है देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री मंच की शुरुआत की गई और यह स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों और सभी प्रमुख हितधारकों के बीच सहयोग और विचारों के आदान प्रदान का क्या है तो केंद्र होगा। आयकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भास्कर मंच की शुरुआत करते हुए कहा कि यह सलाह पाने और फंडिंग जैसी विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद पर लगे स्टार्टअप के लिए क्या है संपर्क का एकल केंद्र बनेगा। वर्तमान में देश भर में जो है ना 1.46 लाख से अधिक सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है और इस तरह भारत दुनिया का जो है ना सबसे गतिशील स्टार्टअप गढ़ बनकर उभरा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भास्कर मंच का प्राथमिक लक्ष्य स्टार्टअप तंत्र से जुड़े हितधारकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री तैयार करना और इस लक्ष्य को पाने के लिए मंच नेटवर्किंग और सहयोग मुहैया कराएगा और संसाधनों तक जो है ना केंद्रीकृत पहुंच देगा और व्यक्तिगत पहचान बनाएगा और खोज क्षमता बढ़ाएगा और भारत के वैश्विक ब्रांड का क्या करेगा समर्थन करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है 6 फसलों के MSP में बढ़ोतरी। 6 फसलों के जो है ना MSP में बढ़ोतरी है, इसके बारे में कह रहा है केंद्र सरकार की रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी की है। गेहूं का MSP 150 रुपये बढ़ाकर 2400 जो है ना 25 रुपये प्रति क्विंटल हो गया और रबी की 5 अन्य फसलों में जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम भी क्या है MSP बढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए दिया रबी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो रबी फसलें न्यूनतम जो है ना समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल है। तो फसल दिया हुआ यहाँ MSP दिया हुआ है 25-26 में, लागत है, लाभ है और MSP 24-25 में वृद्धि क्या है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो गेहूँ का बोलेगा तो जो है ना क्या हो जाएगा, इसमें जो है ना 2425 है और लागत 1182 है और लाभ बोलेगा तो 105 है और 24-25 में कितना है 2275 और वृद्धि कितना 150। ठीक है, इसको जो है ना देख लीजिएगा, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखिए अगर गेहूं का बात करें MSP कितना है 24-25 में कितना है 25-26 में कितना 2425, जौ का बात करें 1980 है MSP 25-26 में, चना कितना 5650 है, मसूर का बोले 6700 है, सरसों का बोले 5950 है, कुसुम का बोले 5940 है। ठीक है, आगे देखिए
नेक्स्ट है यूपीआई इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट क्या है। यूपीआई इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट क्या है, तो कह रहा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से यूपीआई इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट यूपीआई इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट UPI-ICD की शुरुआत की है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि UPI-ICD की सुविधा के माध्यम से ग्राहक अब डेबिट कार्ड या किसी अन्य भौतिक कार्ड की आवश्यकता के बिना ATM में नकदी जमा करने के लिए यूपीआई ऐप का उपयोग जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, आयकर यह ग्राहकों को यूपीआई के माध्यम से कार्डलेस कैश डिपॉजिट पर विकल्प प्रदान करता है। हालांकि यह सुविधा केवल उन जो है ATM पर उपलब्ध है जिनका उपयोग नकदी जमा करने और निकालने के लिए जो है ना किया जा सकता है। ठीक है, आयकर अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर जो है 10 गुना बढ़ा। अमीरी और गरीबी के बीच जो अंतर है कितना गुना बढ़ा, 10 गुना बढ़ा। तो उसके बारे में कह रहा है कि हाल ही में जारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के मामले में शहर और गांव के बीच अमीरी गरीबी खाई अभी बेहद क्या है तो चौड़ी है। आंकड़े बताते हैं कि गांव और शहर में सबसे निचले पायदान के लोग खाने पीने पर जितना खर्च करते हैं, शीर्ष मौजूद लोग उसका 7 से 10 गुना जो है ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गाँवों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 3773 और शहरों में जो है ना 6459 रुपये है। और यह व्यय गांव के मुकाबले शहरों में 21% क्या है ज़्यादा है। और राष्ट्रीय स्तर पर यह तस्वीर उभर कर आती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात है कि 11-12 में हुए इसी तरह के सर्वेक्षण के दौरान गांव शहर के बीच उपभोक्ता का अंतर 84% दर्ज किया गया था और इसमें थोड़ी कमी आई जरूर है कि लेकिन जरूर मतलब कमी जरूर आई है, लेकिन जो है 71% का अंतर अभी भी क्या है बहुत बड़ा है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार गांव में निचले पायदान के 5% लोग का प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग जो है ना व्यय महज कितना है 1373 रुपये और यह राष्ट्रीय औसत का करीब जो है ना 1/3 के बराबर ही है। वहीं गांव में 5% शीर्ष लोगों का व्यय 10,501 रुपये है, जो 5% निचले तबके की जो है तुलना में क्या है 7.6 गुना क्या है तो ज़्यादा है। आय कर वहीं शहरों में सबसे निचले पायदान के 5% लोग 2001 रुपये पर ही जो है ना खर्च कर पाते हैं, जो शहरों के व्यय के राष्ट्रीय औसत के 32% के बराबर ही हैं। वाहन शीर्ष जो है ना 5% लोगों का उपयोग व्यय 20,824 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति है, जो निचले पायदान के 5% लोगों के व्यय का क्या है 10.4 गुनी ज़्यादा है। आगे देखिए कह रहा है कि राज्यों के स्तर पर स्थितियाँ जो है ना क्या है, तो कह रहा है कि राज्यों के स्तर पर स्थितियाँ क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि राज्यों में यह अंतर अलग अलग है। जैसे केरल में यह अंतर सबसे क्या है कम महज 19% है और वहाँ गाँव के उपयोग में कितना है 5924 तथा शहर में 70 क्या है 70-78 है। ठीक है, तो कह रहा है ना कि राज्यों में यह अंतर अलग अलग है। जैसे केरल में यह अंतर सबसे महज कितना 19% है और वहाँ गाँव में उपभोग व्यय कितना 5924 तथा और शहर में कितना 7078 है। ठीक है, यानी बहुत अंतर कम है। जबकि असम में सबसे ज़्यादा 79 और झारखंड में 78, उड़ीसा में कितना 76% है। और असम में जो है ना गाँव में प्रति माह उपभोग व्यय 3432 तथा शहरों में महज 6136 रुपये है और यह क्या है राष्ट्रीय औसत से कम है। ठीक है, आगे देखिए नोट में दिया हुआ है कि मासिक उपभोग कह रहा है कि मासिक उपभोग व्यय में खाने पीने की वस्तुओं के अलावा यातायात, किराया, मनोरंजन, कपड़े, जूते आदि के व्यय को भी शामिल किया जाता है। और रिपोर्ट में अगस्त 2022 जुलाई 2023 तक के व्यय आंकड़े क्या है तो शामिल है। तो एक आंकड़ा दिया हुआ है, देखिए इसको देख लीजिएगा। शहर और गांव के बीच मासिक उपभोक्ता व्यय में अंतर क्या है। देखिए असम में बोलेगा तो शहर में कितना 136 है और गांव में कितना है 2432 है, अंतर कितना 79 का। झारखंड में बोलेगा अंतर कितना 78 का है। जो उड़ीसा में बोलेगा अंतर कितना 76 का है। और कर्नाटक में अंतर बोलेगा तो जो है ना 74 का है। तेलंगाना में बोलेगा तो कितना 70 का है। उत्तर प्रदेश में बोलेगा तो 58 है। बाकी सारा जो अंतर देख लीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो फैक्ट है उसको देखिए। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिजिटल कृषि मिशन। क्या है डिजिटल कृषि मिशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें एक सौगात दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में 13,966 करोड़ रुपए की 7 योजनाओं को मंजूरी दी। इसमें किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने की क्या हमें मदद मिलेगी। इसमें 2817 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना भी जो है क्या है शामिल है। आय कर डिजिटल सामरिक अवसंरचना के आधार पर डिजिटल कृषि मिशन किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा और इसमें मृदा प्रोफाइल, डिजिटल फसल अनुमान जैसी आधुनिक तकनीकें क्या है तो शामिल है।
और इस मिशन का कुल खर्च 2800 कितना है 17 करोड़ रुपये है। और इसमें 2 आधारभूत स्तंभ क्या है तो शामिल है। पहला क्या है कृषि स्टैक है, जिसमें किसान रजिस्ट्री, ग्राम भूमि मैप रजिस्ट्री, फसल बोर्ड रजिस्ट्री शामिल है। दूसरा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली है, जिसके तहत भू स्थानांतरित डाटा, सूखा, बाढ़ निगरानी, मौसम उपग्रह डाटा, भूजल उपलब्धता, फसल उपज और बीमा के लिए क्या है मॉडलिंग शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है ना ये क्या है तो कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है। तो कह रहा है कि हाल ही में जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ और एक घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़कर सीमा पर जो है ना सीमा पार तत्काल खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए क्या है एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। तो कह रहा है क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस, इसके बारे में कह रहा है कि प्रोजेक्ट नेक्सस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS इनोवेशन हब परियोजना है। तो क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस तो कह रहा है प्रोजेक्ट नेक्सस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS इनोवेशन हब परियोजना है और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों IPS को जोड़कर सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देना है। आय करा प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन आसियान के 4 देश मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड तथा भारत के FPS को जोड़ना है और ये देश के इस मंच के संस्थापक सदस्य और प्रथम प्रस्तावक देश होंगे। आय करा कि BIS भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड के केंद्रीय बैंकों और IPS ऑपरेटरों की सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि अगले चरण में लाइव क्रियान्वयन की दिशा में काम करेंगे, जिसमें बैंक ऑफ इंडोनेशिया विशेष पर्यवेक्षक के रूप में होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024। क्या है वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है ना जारी किया है। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है तो RBI जारी करता है। ठीक है। तो कह रहा विदित हो कि मार्च 2024 के लिए इस सूचकांक का मान 64.2 है, जबकि मार्च 2023 में यह जो है 60.1 था। यह इसके सभी उप सूचकांकों में क्या है वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है कि RBI के अनुसार इस सूचकांक में सुधार मुख्यतः वित्तीय संस्थाओं सेवाओं के उपयोग आयाम के कारण हुआ है, जो वित्तीय समावेशन की गहनता को क्या करता है दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि यह सूचकांक प्रति वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है और इसका प्रथम संस्करण वर्ष 2021 में जो है ना जारी किया गया था। ठीक है। आय का इस सूचकांक का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, निम्न आय वाले एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित लागत पर तथा समय और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को क्या करना है ट्रैक करना है। तो कह रहा है ना कि इस सूचकांक का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और निम्न आय वाले एवं समाज के कमजोर वर्गों के लिए उचित लागत पर तथा समय और पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को क्या करना है ट्रैक करना है। ठीक है। आगे दिया हुआ है कि चीन एवं भारत के मध्य उच्चतम व्यापार के बारे में कह रहा है कि थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के अनुसार वित्त वर्ष 24 में चीन से $100 अरब से अधिक आयात होने के साथ चीन 2 वर्ष के अंतराल के बाद अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया और वित्त वर्ष 2022 एवं वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत का शीर्ष जो है ना व्यापारिक भागीदार बोलेगा तो कौन है अमेरिका है। आय करा इसका मुख्य बिंदु कह रहा है कि वित्त वर्ष 24 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार कितना है $118.4 बिलियन पहुंच गया है। तो वित्त वर्ष 24 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार है 4 बिलियन डॉलर पहुंच गया और वित्त वर्ष 2023 की तुलना में आयात जो है ना 3.24 बढ़कर तो कितना 101.7 बिलियन डॉलर और निर्यात जो है 8.7 से बढ़कर 16.67 बिलियन डॉलर हो गया। आय कह रहा है कि चीन से भारत के प्रमुख आयात इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंजीनियरिंग सामान, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, प्लास्टिक, अन्य विनिर्माण वस्तुएं व कपड़े भारत ने $4.2 अरब मूल्य के दूरसंचार एवं स्मार्टफोन पार्ट्स का आयात किया, जो इस श्रेणी में कुल आयात जो है ना 44% है, जो चीनी घटकों पर महत्वपूर्ण निर्भरता क्या करता है क्या संकेत देता है। आगे कह रहा है कि भारत से चीन को प्रमुख निर्यात है। तो कह इंजीनियरिंग सामान, कृषि संबंध उत्पाद, अयस्क, खनिज, रसायन और संबंधित उत्पाद और पेट्रोलियम तथा कच्चे उत्पाद इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है RBI ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया।
आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है। तो कर 31 मई 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन जो है ना करीब 1 लाख किलो सोना वापस मंगा लिया। और यह 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार है जब इतना अधिक सोना भारत के भंडार में क्या है वापस आया है। आय कह रहा है कि मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल जो है ना 822.1 टन सोना था। मतलब मार्च 2024 के अंत तक जो है ना आरबीआई के पास कुल जो है ना 822.1 टन सोना था, जिसमें 413.8 टन सोना विदेशों में जमा था। और अब यह आरबीआई पिछले कुछ सालों में सोना खरीदने वाले केंद्रीय बैंकों में से एक है। और पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में जो है ना 27.5 टन जो है ना क्या है तो सोना बढ़ा है। तो ये रहा तो करेंट अफेयर्स। इसका पेज नंबर कितना 65 तक कमेंट करवा दिए हैं। अगले क्लास में जैसे सर होमवर्क देंगे वैसे जो है ना आपका सारा क्लास आते रहेगा। भाई क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। बाकी पीडीएफ के लिए जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके जो है ना डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।